अप्रैल 2026 मान लीजिए, बाहर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। एकदम सन्नाटा है सड़कों पर। लोग घरों में कैद हैं और खेतों में खड़ी फसलें भी समय से पहले ही झुलस रही हैं। बिल्कुल, बहुत ही खौफनाक मंजर। हाँ, लेकिन अगर हम सरकारी दस्तावेजों में देखें ना, तो आधिकारिक तौर पर ये कोई आपदा या नेशनल डिजास्टर नहीं है। मतलब सुनने में अजीब लगता है ना, बहुत अजीब लगता है कि जो चीज इतने बड़े पैमाने पर तबाही मचा रही है, उसे सरकार आपदा क्यों नहीं मानती। तो आज के इस गहन विश्लेषण में, यानी हमारे इस डीप डाइव में, हम ऐसे ही कई दिलचस्प और थोड़े उलझा देने वाले सवालों के जवाब खंगालेंगे। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जो डेटा है, वो मौसम की एकदम एक्सट्रीम कंडीशन से लेकर हमारे टैक्स सिस्टम में घुसपैठ कर रहे एआई तक फैला हुआ है। बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हम देश की बैलेंस शीट और यहाँ तक कि हमारे नए स्टेल्थ वॉरशिप पर भी बात करेंगे। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सारे विषय अलग अलग नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर हम इसे एक व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें, तो जब आप इन सारे दस्तावेजों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो एक बहुत ही क्लियर पिक्चर उभरती है। ये सिर्फ डेटा या तथ्य नहीं है। ये असल में दिखाता है कि कैसे एक देश सर्वाइवल और खुद को अपग्रेड करने की लड़ाई लड़ रहा है। सही बात है। मतलब एक तरफ हम प्रकृति के गुस्से का सामना कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी इकोनॉमी और डिफेंस को इस तरह डिजाइन कर रहे हैं कि हम किसी भी झटके को झेल सकें। तो शुरुआत उसी 47 डिग्री वाले सवाल से करते हैं। हमारे पास भारतीय मौसम विभाग यानी IMD का समर फोरकास्ट 2026 है। और इसमें जो चेतावनी दी गई ना, वो कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। अप्रैल से जून 2026 के बीच भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में, खासकर पूर्व, मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में, हाँ, और प्रायद्वीपीय भारत में भी, यहाँ सामान्य से कहीं ज्यादा हीट वेव यानी लू चलने वाली है। बिल्कुल। और IMD ने कुछ हॉटस्पॉट राज्यों को सीधा रेड रडार पर रखा है। वो कौन से राज्य हैं? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इन राज्यों को सबसे तगड़ा हिट मिलने वाला है। मतलब ये पूरा बेल्ट ही प्रभावित होगा। हाँ, हालांकि उत्तर भारत के लिए एक बहुत छोटी सी राहत की विंडो है अप्रैल में। अच्छा, वो कैसे? डेटा दिखाता है कि अप्रैल में जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वो सामान्य से लगभग 12% अधिक एक्टिव रहेंगे। थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ में। जी। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या गेम खेल रहे हैं? मतलब बाकी देश जल रहा है और उत्तर भारत में ये राहत कैसे ला रहे हैं? इसे ऐसे समझें कि ये भूमध्य सागर की तरफ से यानी मेडिटेरेनियन सी की तरफ से आने वाली नमी भरी हवाएं हैं। ओके। तो जब ये अप्रैल में ज्यादा एक्टिव होती हैं, तो उत्तर भारत में हल्की बारिश या बादल ले आती हैं, जिससे होता यह है कि तापमान एकदम से स्पाइक नहीं करता। लेकिन ये राहत परमानेंट नहीं है। राहत परमानेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये राहत सिर्फ एक बैंडेड की तरह है, क्योंकि जैसे ही हम जुलाई की तरफ बढ़ेंगे, अल नीनो अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। अरे हाँ, अल नीनो। प्रशांत महासागर के गर्म होने का ये फिनोमेना हमारे मॉनसून के पैटर्न को पूरी तरह बिगाड़ सकता है। मतलब बारिश कम होगी। सीधा सा मतलब यही है कि बारिश कमजोर होगी। और मानसून कमजोर होना मतलब हमारी खेती पर सीधा प्रहार। लेकिन स्रोतों में एक चीज मैंने देखी, हीट वेव को लेकर एक बहुत ही टेक्निकल फंडा दिया गया है। आमतौर पर हमें लगता है कि आज बहुत गर्मी है, पसीना आ रहा है, मतलब लू चल रही है। हाँ, आम बोलचाल में तो यही होता है। लेकिन दस्तावेजों के हिसाब से ऐसा नहीं है। ये लू की परिभाषा केवल गर्मी महसूस होना नहीं है, बल्कि एक गणितीय फॉर्मूला या किसी सख्त रेसिपी की तरह है। बिल्कुल सही कहा। जहां सारे मापदंड सटीक बैठने चाहिए। हाँ, IMD के लिए गर्मी लगना कोई पैमाना नहीं है। उनके पास एक बाकायदा थ्रेशोल्ड है। वही तो, जैसे अगर आप मैदानी इलाके में हैं तो पारा कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस पार होना चाहिए। और पहाड़ों के लिए ये अलग है। हाँ, अगर पहाड़ों पर हैं तो 30 डिग्री पर ही लू मान ली जाएगी। और जो तटीय इलाके हैं, कोस्टल एरिया, वहां तो वास्तविक तापमान 37 डिग्री होना चाहिए और साथ ही ये सामान्य से 4.5 डिग्री ज्यादा होना चाहिए। और कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। इसमें भी लू और गंभीर लू यानी सिवियर हीट वेव का कैटेगराइजेशन है। वो कैसे तय होता है? मान लीजिए किसी इलाके का नॉर्मल तापमान जो भी रहता हो, अगर उसमें 4.5 डिग्री से लेकर 6.4 डिग्री तक का उछाल आता है, तो वो लू है। लेकिन अगर ये उछाल 6.4 डिग्री के मार्जिन को भी पार कर जाए ना, बाप रे, तो वो सिवियर हीट वेव बन जाती है।
वास्तविक तापमान के नजरिए से देखें तो 45 डिग्री पर लू और 47 डिग्री पर गंभीर लू। और सबसे बड़ी शर्त यह है कि ये सब किसी एक मौसम केंद्र पर एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लगातार 2 दिनों तक कम से कम 2 स्टेशनों पर यही डेटा रिकॉर्ड होना चाहिए। तब जाकर कोई अफसर अपनी फाइल में स्टैंप लगाता है कि हाँ भाई लू चल रही है। ये इतना स्ट्रिक्ट इसलिए है क्योंकि भारत की ज्योग्राफी बहुत डाइवर्स है। हम कर्क रेखा के इतने करीब है, हमारी चट्टानी और काली मिट्टी गर्मी को एकदम स्पंज की तरह सोखती है। हाँ वो तो है। और ऊपर से हमारे शहर, जहां हमने पेड़ों को काटकर कंक्रीट के अर्बन हीट आइलैंड बना दिए हैं, जहां रात में भी बिल्डिंग्स गर्मी छोड़ती रहती हैं, एकदम ओवन बन जाता है। बिल्कुल। और इसके परिणाम तो हमने हीट वॉच 2024 के डेटा में देखे ही हैं। 733 मौतें दर्ज हुई। बहुत ही दुखद आंकड़ा है ये। गेहूं की फसलें खेतों में ही समय से पहले पककर सूख गई, पैदावार गिर गई। फॉरेस्ट सर्वे बताता है कि 36 जंगलों में जो आग लगी वो इसी का नतीजा थी। तो मेरा वही सवाल वापस आता है, इतनी तबाही के बावजूद इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा क्यों नहीं माना जाता? अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो इसका जवाब पूरी तरह से अर्थशास्त्र और हमारे सिस्टम के लिमिटेशन में छिपा है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब किसी चीज को नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर किया जाता है तो केंद्र सरकार को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी एनडीआरएफ से राज्यों को एक बहुत बड़ा फंड रिलीज करना पड़ता है। अब बाढ़ या भूकंप किसी एक जगह आते हैं कुछ दिनों के लिए। हाँ, उनका इम्पैक्ट लिमिटेड एरिया में होता है। लेकिन हीट वेव ये देश के आधे हिस्से में चलती है और महीनों तक चलती है। ओ, तो मतलब अगर इसे राष्ट्रीय आपदा मान लिया गया तो एनडीआरएफ का खजाना कुछ ही हफ्तों में खाली हो जाएगा। समझ गया। मतलब ये एक क्रॉनिक बीमारी है, कोई अचानक हुआ एक्सीडेंट नहीं। बिल्कुल। इसलिए सरकार चाहती है कि राज्य इसे हीट एक्शन प्लान और कूल रूफ जैसी स्मार्ट सिटी मिशन की पहलों के जरिए लोकल लेवल पर ही हैंडल करें। सही कहा। केंद्र सरकार हर चीज का बिल नहीं चुका सकती, उसे देश के बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास को भी देखना है। और यहीं से हमारी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की चरम स्थितियों से निपटने के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था और भरे हुए सरकारी खजाने की जरूरत होती है। बिल्कुल। और सरकारी खजाने का सबसे बड़ा जरिया क्या है? टैक्स, कर। और कर संग्रह को बेहतर बनाने के लिए भारत अब तकनीक का ऐसा सहारा ले रहा है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। आप प्रोजेक्ट इनसाइट की बात कर रहे हैं? हाँ, आयकर विभाग का प्रोजेक्ट इनसाइट। 2017 में इसका बीज बोया गया और 2019 से ये पूरी तरह एक्टिव है। ये भारत सरकार का अपना डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन है, जिसका सिर्फ एक काम है, करदाताओं की 360 डिग्री प्रोफाइलिंग। हाँ, 360 डिग्री प्रोफाइलिंग सुनने में जितना कूल लगता है उतना ही डरावना भी है। हाँ बिल्कुल। मतलब आपने कोई महंगी गाड़ी खरीदी या कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन, आपका जीएसटी डेटा, ये सब कुछ अलग अलग फाइलों में नहीं है। अब प्रोजेक्ट इनसाइट का एआई इन सबको एक ही डैशबोर्ड पर ले आता है। इस सिस्टम के 3 मुख्य टेक्निकल पिलर्स हैं जो बहुत ही शानदार तरीके से एक दूसरे के साथ काम करते हैं। वो पिलर्स क्या हैं? पहला है इंट्रैक, यानी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, टेस्टिंग, रिसर्च एंड एनालिटिक्स सेंटर। ओके। आप इसे सिस्टम का दिमाग कह सकते हैं। यही वो इंजन है जो अलग अलग जगहों से आपका सारा डेटा जमा करके आपकी प्रोफाइल तैयार करता है। अच्छा, और एक बार जब इंट्रैक ने प्रोफाइल बना ली तो फिर क्या होता है? तो एंट्री होती है दूसरे पिलर की, CMCPC यानी कंप्लायंस मैनेजमेंट सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर। ये क्या करता है? ये एक तरह का ऑडिटर है। ये आपके द्वारा फाइल किए गए रिटर्न को इंट्रैक वाली प्रोफाइल से मैच करता है और विसंगतियां पहचानता है। विसंगतियां मतलब एनोमलीज। जैसे अगर किसी ने रिटर्न में इनकम 5 लाख दिखाई है लेकिन उसके क्रेडिट कार्ड का बिल ही 15 लाख का है, तो वो पकड़ में आ जाएगा। बिल्कुल। CMCPC उस गैप को तुरंत पकड़ लेता है। और यहाँ आता है इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे स्मार्ट हिस्सा, तीसरा पिलर, जिसे नज कहते हैं, NUDGE। ये नज वाला हिस्सा मुझे बहुत अमेजिंग लगा। पहले क्या होता था, टैक्स विभाग सीधे नोटिस भेजता था या घर पे रेड बढ़ती थी। हाँ, जो काफी डरावना होता था। लेकिन नज ऐसा नहीं करता। ये स्वैच्छिक सुधार के लिए आपको एक SMS
या ईमेल भेजकर बस एक इशारा करता है कि बॉस, हमें आपकी इस इनकम के बारे में पता है, क्या आप अपनी रिटर्न सुधारना चाहेंगे? एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव। बिल्कुल, जो खुद अपनी गलती सुधारने का मौका देता है। सिस्टम के आने के बाद संशोधित किए गए 1 करोड़। हाँ, और सरकार के खजाने में 11,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त टैक्स आया। 70,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई। क्या बात है। सबसे अच्छी बात ये हुई कि जो ईमानदार टैक्स पेयर्स हैं, उनका रिफंड टाइम 93 दिन से गिरकर सिर्फ 17 दिन रह गया है। सब कुछ बहुत ही परफेक्ट लग रहा है। मतलब एक एफिशिएंट सिस्टम, तेज रिफंड और ज्यादा टैक्स कलेक्शन। बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। बिल्कुल। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन क्या एक मशीन पर इतना ज्यादा भरोसा करना सुरक्षित है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्योंकि स्रोतों में एक बहुत ही गंभीर विषय को टच किया गया है, नीदरलैंड्स का डच चाइल्ड केयर स्कैंडल। हाँ, वो वाकया वाकई आंखें खोलने वाला था। बिल्कुल, डच स्कैंडल का उदाहरण डराता है। वहां सरकार ने फ्रॉड पकड़ने के लिए एक एआई सिस्टम लगाया था, लेकिन उस एआई के डेटा में इतना पूर्वाग्रह या बायस था कि उसने हजारों निर्दोष लोगों को सिर्फ उनकी नागरिकता के स्टेटस या किसी छोटी सी गलती के आधार पर फ्रॉडस्टर मान लिया। लोग दिवालिया हो गए। अगर हमारा इंट्रैक या सीएमपीसी सिस्टम इसी तरह की कोई गलती कर दे तो कहीं एआई गलत डेटा के आधार पर निर्दोष लोगों को परेशान न करने लगे। आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है। मशीन कोई भगवान नहीं है, वो सिर्फ उस डेटा के आधार पर फैसले लेती है जिस पर उसे ट्रेन किया गया है। वही गार्बेज इन गार्बेज आउट। बिल्कुल। अगर डेटा सेट में कोई सामाजिक या आर्थिक बायस है तो मशीन उसी को रिपीट करेगी। इसीलिए दुनिया भर में और भारत में एथिकल एआई की बात हो रही है। मतलब तकनीक को जवाबदेह कैसे बनाया जाए। हाँ, और इसी को टेक की भाषा में ह्यूमन इन द लूप कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी दंडात्मक कार्रवाई लेने से पहले एक इंसान उस अलर्ट को मैन्युअली चेक करे। इसके अलावा एआई लोकपाल जैसी संस्थाओं की जरूरत महसूस की जा रही है, जहां लोग एल्गोरिथम के खिलाफ शिकायत कर सकें। और भारतीय संदर्भ में तो ये और भी ट्रिकी है। यहाँ अर्थव्यवस्था बहुत हद तक अनौपचारिक या इनफॉर्मल है। सही बात है। हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF जैसी अवधारणाएं हैं, जहां एक ही बिजनेस से कई लोगों का पैसा जुड़ा होता है। आप किसी अमेरिकन टैक्स मॉडल को भारत पर थोप नहीं सकते। एकदम सही। हमारे एआई को भारतीय समाज के अनुकूल बनाना होगा। चलिए, तो प्रोजेक्ट इनसाइट के जरिए 11,000 करोड़ का अतिरिक्त टैक्स आ गया। अब ये पैसा जाएगा कहाँ? ये पैसा सीधा जाकर असर डालता है देश की बैलेंस शीट पर, जिसे हम राजकोषीय घाटा या फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। बिल्कुल। आइए समझते हैं कि देश की बैलेंस शीट इस वक्त कैसी दिख रही है। स्रोतों के अनुसार फरवरी 2026 तक भारत का राजकोषीय घाटा 12.52 लाख करोड़ रुपए है, जो कि सरकार के पूरे साल के लक्ष्य का 80.4% है। ओके। अगर आप पिछले साल इसी समय का डेटा देखें तो ये 85.8% था। यानी सुधार हुआ है। हाँ, सरकार अपने घाटे को कंट्रोल करने में पहले से बेहतर काम कर रही है। 2025-26 के लिए पूरा लक्ष्य जीडीपी के 4.4% पर सेट किया गया है, जो करीब 15.58 लाख करोड़ रुपए है। राजकोषीय घाटा ये शब्द न्यूज में बहुत आता है। अगर मैं इसे बिल्कुल सरल शब्दों में पूछूं तो इसका असल मतलब क्या है? बहुत आसान है। सरकार की कुल कमाई और सरकार के कुल खर्चे का जो अंतर है वही राजकोषीय घाटा है। बस इसमें उधार लिए गए पैसे को कमाई नहीं माना जाता। ये घाटा सीधा ये बताता है कि सरकार को अपने खर्चे पूरे करने के लिए बाजार से कितना पैसा उधार लेना पड़ेगा। अच्छा, FRBM लक्ष्य क्या कहता है इसके बारे में? FRBM एक्ट कहता है कि एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए ये घाटा GDP के 3% तक ही होना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये घाटा हमेशा बुरा होता है? वो कैसे? मतलब अगर मैं लोन लेकर एक घर खरीदता हूं तो वो एक एसेट बन रहा है, लेकिन अगर मैं लोन लेकर सिर्फ छुट्टियां मनाना चला जाऊं तो पैसा बर्बाद है। क्या अगर सरकार बुनियादी ढांचे पर खर्च कर रही है तो ये घाटा भविष्य का निवेश है? आपने बिल्कुल सटीक नस पकड़ी है। सारा खेल इस बात का है कि उधार का पैसा खर्च कहाँ हो रहा है। अगर सरकार पैसा उधार लेकर उसे राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल रही है, मतलब सैलरी देने में या पुराना ब्याज चुकाने में, हाँ, तो ये खतरे की घंटी है। लेकिन अगर वो पैसा पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रहा है, जैसे हाईवे, पोर्ट्स या एआई सिस्टम, बिल्कुल, तो ये भविष्य का निवेश है। ये आगे चलकर देश की इनकम बढ़ाएगा।
फिर तो सरकार को जितना चाहे उतना उधार लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। ये 3% की लिमिट ही क्यों? क्योंकि यहाँ क्राउडिंग आउट का रिस्क आ जाता है। क्राउडिंग आउट? ये क्या होता है? इसे एक पानी के कुएं की तरह समझिए। अर्थव्यवस्था में उधार देने के लिए एक लिमिटेड पैसा है। अगर सरकार अपने बड़े घाटे को पूरा करने के लिए बाजार से बहुत सारा पैसा खींच लेगी, तो प्राइवेट कंपनियों के लिए क्या बचेगा? कुआं सूखने लगेगा। और जब प्राइवेट कंपनियों को लोन के लिए पैसा कम मिलेगा, तो बैंकों के इंटरेस्ट रेट्स आसमान छूने लगेंगे। इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी और निवेश रुक जाएगा। इसीलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और बैलेंस की बात करें तो एक बहुत पॉजिटिव डेटा पॉइंट है। तीसरी तिमाही में भारत की शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय देनदारी 10.9 बिलियन डॉलर घटकर 260.5 बिलियन डॉलर रह गई है। वाह! और जापान का निवेश भी देखिए, 2025 से 35 के बीच भारत में 62.6 बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। जापान हमारा 5वां सबसे बड़ा एफडीआई स्रोत है ना? जी बिल्कुल। लेकिन एक मजबूत अर्थव्यवस्था का असली फायदा तभी है जब समाज के हर वर्ग, विशेषकर पिछड़े वर्गों को इसका लाभ मिले। इसी दिशा में नीतिगत बदलाव और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने वाली संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे स्रोत बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी की। हाँ, हाल ही में एनसीबीसी में महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं। निरंजन ज्योति जी ने अध्यक्ष का पद संभाला है और किरण उमेश महाले जी ने सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। लेकिन इन नामों से ज्यादा महत्वपूर्ण इस आयोग का इतिहास और इवोल्यूशन है। बिल्कुल। अगर हम 1993 को देखें, जब ये आयोग बना था तो ये सिर्फ एक वैधानिक निकाय था। लेकिन 2018 में 102वें संविधान संशोधन ने इसे आर्टिकल 338 बी के तहत एक संवैधानिक दर्जा दे दिया। जी। मैं तो इसे ऐसे समझता हूं कि 2018 से पहले ये आयोग केवल एक सलाहकार समिति या सजेशन बॉक्स जैसा था। लेकिन 102वें संविधान संशोधन ने इसे एक संवैधानिक कवच पहना दिया, जिससे इसकी ताकत और जिम्मेदारी दोनों बढ़ गईं। अब ये केवल ओबीसी सूची बनाने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, अब इसकी विस्तारित भूमिका है नीति परामर्श और शिकायत निवारण में भी। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। नियम ये है कि इनमें से कम 2 सदस्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी एसईबीसी से ही होने चाहिए। और इसमें एक महिला का होना भी अनिवार्य है ना? हाँ, और इनका कार्यकाल 3 साल का होता है। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि 102वें संशोधन ने अनजाने में एक विवाद खड़ा कर दिया था। कैसा विवाद? ऐसा लगने लगा था कि राज्यों से अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार ही छीन गया है। तो फिर इसे कैसे सुलझाया गया? 2021 में 105वां संविधान संशोधन लाया गया और आर्टिकल 342 ए में बदलाव किया गया। इसने साफ कर दिया कि राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का संतुलन फिर से स्थापित हो गया है। मतलब राज्यों को अपनी लिस्ट बनाने का अधिकार वापस मिल गया? बिल्कुल। ये तो हो गई संवैधानिक बात। लेकिन सशक्तिकरण केवल संवैधानिक आयोगों से ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को अवसर देने और देश की सीमाओं को सुरक्षित करने से भी आता है। और यही हमें ले जाता है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की तरफ, जो कि 25 मार्च से 3 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ में आयोजित होने जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जनजातीय प्रतिभाओं को मुख्य धारा में लाना। और इसका जो शुभंकर है, मोरवीर, वो मुझे बहुत पसंद आया। ये गौरव और वीरता का प्रतीक है। बिल्कुल। इसमें सिर्फ पदक वाले 7 खेल ही नहीं है, बल्कि मल्लखंब और कबड्डी जैसे हमारे देशी खेल भी शामिल हैं। ये आदिवासी युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और जब हम देश के भीतर सशक्तिकरण की बात करते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे भूल सकते हैं। रक्षा क्षेत्र में भी हम एक बड़ी छलांग लगा रहे हैं। आप आईएनएस दुनागिरी की बात कर रही है ना? हाँ, प्रोजेक्ट 17 के तहत नौसेना को ये 5वां नीलगिरी श्रेणी का स्टेल्थ फ्रिगेट मिला है। यार 30-23, इसकी खासियतें तो एकदम कमाल की हैं। बिल्कुल। ब्रह्मोस मिसाइल, MF स्टार रडार और MR सैम जैसी प्रणालियों से लैस है ये। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी वो ये कि यह 75% स्वदेशी है। इसे वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने बनाया है। यहाँ रक्षा क्षेत्र में 75% स्वदेशीकरण का आर्थिक और कूटनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। जब आप 75% चीजें भारत में बनाते हैं तो आप पूरा एक इकोसिस्टम खड़ा कर रहे होते हैं। और वैसे इसका नाम
पुराने आईएनएस दूनागिरी के नाम पर रखा गया है, जो 1977 से 2010 तक सेवा दे चुका है। एक तरह से उसका पुनर्जन्म है। बिल्कुल, हमारी विरासत और आधुनिक तकनीक का एक बेहतरीन संगम। तो आज के इस पूरे डीप डाइव में हमने सारे स्रोतों को एक सूत्र में पिरोकर देखा। जलवायु परिवर्तन और आईएमडी की चुनौतियों से लेकर आईएमडी की चेतावनियों से लेकर तकनीक तक, कि कैसे एआई कर प्रशासन को बदल रहा है और हम एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए राजकोषीय घाटे को मैनेज कर रहे हैं। और साथ ही सामाजिक न्याय के लिए एनसीबीसी और ट्राइबल गेम से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा में आईएनएस दूनागिरी तक, हर बिंदु विकास की एक व्यापक तस्वीर पेश करता है। लेकिन अंत में एक विचार है जो मेरे दिमाग में आ रहा है। वो क्या? आज हमने देखा कि कैसे एआई हमारे टैक्स सिस्टम को एकदम बदल रहा है और हमारे युद्धपोत 75% स्वदेशी तकनीक से बन रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में हम एआई का इस्तेमाल केवल आर्थिक और रक्षा क्षेत्रों तक सीमित रखेंगे, या क्या हम जल्द ही एआई को जलवायु परिवर्तन और सामाजिक असमानताओं की भविष्यवाणी करने और उन्हें सुलझाने के लिए भी इस्तेमाल करते हुए देखेंगे? ये वाकई में सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे इस डीप डाइव में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।